Hello everyone. Today we are going to learn how to use monthly balance sheet closure checklist. तो इसके अंदर सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं कि मंथली बैलेंस शीट क्लोजर करना क्यों ज़रूरी होता है। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अगर आप देखें, प्रिपरेशन ऑफ करेक्ट मंथली बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पर्पज ऑफ मंथली फाइनेंस रिव्यू बाय बिजनेस ओनर। अगर आप देखें कि हमारी मंथली में बुक्स क्लोज होंगी तभी हमारी एक्चुअल बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन पाएगा। तो उसके लिए बड़ा ही सिंपल सी चेकलिस्ट हमने बनाई हुई है, जिसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि एक्चुअली में हमारी बुक्स मंथली में क्लोज हो रही हैं या कोई पॉइंट मिस हो रहे हैं। तो आइए चलते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन मंथली बैलेंस शीट क्लोजर चेकलिस्ट, जो कि ये मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। तो ये हमारे मंथली बैलेंस शीट क्लोजर का एक चेकलिस्ट का फॉर्मेट है, जिसके अंदर हमने बड़े सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, जो कि फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू, अगर आप देखें तो लास्ट पॉइंट जो है 27 पॉइंट्स हैं टोटल इसके अंदर, जो कि हमें वन बाय वन करके क्लोज करना होता है। तो राइट अप पे वापस चलते हैं। सेकंड पॉइंट है चेक ईच पॉइंट ऑफ चेकलिस्ट। जैसा कि जो चेकलिस्ट में हमने मेंशन कर रखा है एक एक पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है सेल बुक्ड टिल लास्ट डे ऑफ द मंथ। इसके अंदर एक ड्यू डेट का कॉलम आ रहा है, एक आरसी डिफाइन करने का आ रहा है। कई बार क्या होता है, अकाउंट्स के अंदर हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनमें सेल किसी और सेल किसी, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि सेल कोई और पर्सन बुक कर रहा होता है, परचेज कोई और पर्सन बुक कर रहा होता है, और एक्सपेंसेस कोई और कर रहा था। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हमें हर किसी का आरसी डिफाइन करना होता है, जिसके अंदर हर एक पर्सन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट हो जाएगी कि ये टास्क यही पर्सन करेगा, और वो टास्क कब तक कंप्लीट हो जाएगा उसके हिसाब से हमें यहाँ पे ड्यू डेट मेंशन करना होता है। तो ये बात तो हमने कर ली कि इसको मेंटेन कैसे करना होता है। अब इसको देखते हैं क्लोज कैसे करना होता है। फॉर एग्जांपल सेल्स बुक टिल लास्ट डे ऑफ द मंथ। सपोज इसकी ड्यू डेट जो है, क्योंकि 11 तारीख को हमारी रजिस्टर बन जानी होती है, तो 10 तारीख तक क्लोज करना ही पड़ता है हमें। तो यहाँ पे ड्यू डेट जो है वो 10th ऑफ एवरी मंथ आ गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर यहाँ पे आ गया सपोज हरमीत सिंह। अब हरमीत सिंह ने 10 तारीख को कुछ भी करके सेल्स का डाटा क्लोज करना है। तो हरमीत सिंह अगर 10 तारीख को सेल्स का डाटा कंप्लीट कर लेंगे तो उन्हें क्या करना होगा, जिस मंथ का डाटा क्लोज करेंगे उस मंथ पे उन्हें टिक करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर वो अप्रैल मंथ की कर रहे हैं तो उन्हें अप्रैल मंथ पे टिक करना होगा कि मंथ अप्रैल मंथ की जो वो सेल है वो क्लोज हो चुकी है। सेम ऐसे ही परचेज, परचेज का भी हम देखेंगे कि परचेज सारी अपडेटेड हो गई है, यानी जिस भी पर्सन के नाम पे हमने कर रखा है। नेक्स्ट ऐसी स्टॉक वैल्यू इज अपडेटेड इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑफ द लास्ट डेट। अब स्टॉक की वैल्यूएशन जिसके टास्क के अंदर होगा वो इसको इंश्योर करेगा कि स्टॉक की वैल्यू जो है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में वो एक्यूरेट आ रही है या नहीं, उसमें कोई नेगेटिव स्टॉक वगैरह तो नहीं आ रहा। वो सारी चीज चेक करके जो भी स्टॉक की एक्चुअल पोजीशन है जो फिजिकल में है वही हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में होना चाहिए। अगर वो दोनों चीजें मैच कर रही हैं तो यहाँ पे वो टिक कर देंगे, दैट मीन्स सेल अपना स्टॉक भी क्लोज हो गया है। उसके बाद invoices are entered along with bill number and payment are settled against the particular invoices। कई बार क्या होता है हम बिल टू बिल एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा हमारा ऑन अकाउंट में खड़ा हो जाता है, और उससे क्या होता है फिर बाद में वो सारी की सारी आउटस्टैंडिंग में शो कर रहा होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें बिल को उस पेमेंट से एडजस्ट करना होता है, सो दैट जब भी हम आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट चेक करें तो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में वही डिटेल आए जो एक्चुअली में आउटस्टैंडिंग है। द नेक्स्ट पॉइंट है बैंक रिकंसिलेशन। बैंक रिकंसिलेशन के अंदर जैसा कि हमने इसको दो पार्ट में डाल रखा है। एक हमारा हो गया बैंक अकाउंट जो कि करंट एंड सेविंग के लिए हो गया, एक हो गया हमारा बैंक ओडी। तो जो आपके करंट अकाउंट होंगे वो आप, ये सेविंग अकाउंट होंगे उनके नेम आप यहाँ पे लिख देंगे, सेम ऐसे ही ओडी का कर देंगे। अब इसकी रिकंसिलेशन की डेट, सपोज जो भी डेट आपने डिसाइड करके यहाँ पे डाल रखा हो और जो भी पर्सन यहाँ पे आरसी डिफाइन कर रखा हो, उसको उस टाइम के अंदर बैंक रिकंसाइल होने ही चाहिए। उसमें कोई भी चेक ऐसा ना हो जिसके अंदर बैंक क्लियरिंग डेट ना डली हो, और अगर नहीं भी क्लियर हुआ तो उनको पता होना चाहिए उसके बारे में, सो दैट कोई भी चेक हमारा मिस ना हो। तो अगर बैंक हमारा रिकंसाइल्ड है तो हम उस पर टिक करेंगे। ऐसी नेक्स्ट पॉइंट है सन्ड्री डेटर एज ऑन लास्ट डे ऑफ द मंथ इज कंफर्म्ड बाय ऑनर और ऑथराइज्ड पर्सन।
अब सन्ड्री डेटर जो है अगर हम मंथली बेसिस पे क्लोज करते हैं तो इससे फायदा ये होता है कि हमें बाद में जाके पूरे साल के अंदर हमें वो मेहनत नहीं करनी पड़ती है जो बैलेंस शीट के टाइम पे हम करते हैं। बेसिकली ये क्या होता है, मंथली बेसिस पे क्लोज होता रहेगा और उससे ये रहेगा कि हमारी बुक्स भी आपस में मैच रहेंगी दूसरी कंपनी से। अब सेम ऐसे ही हमें क्रेडिटर के केस में भी करना होता है कि जो भी ऑथराइज पर्सन है उसे हमें कंफर्म करना होता है कि जो बैलेंस स्टैंड कर रहा है वो सही है या नहीं है। और हमें क्वार्टरली या अगर आपकी क्रेडिटर्स या डेटर्स की बल्क में वेंडर या आपके सप्लायर जो हैं वो ज़्यादा है तो उस केस में हमें इसको मंथली कर लेना चाहिए या क्वार्टरली कर लेना चाहिए। वो डिपेंड करता है आपके बिजनेस नेचर के ऊपर कि आपको किस हिसाब से उनकी कंफर्मेशन लेनी है। तो ये भी मैंडेटरी होता है, इसकी एक लिस्ट आप अलग से मेंटेन कर सकते हैं जिसके अंदर हमें ये पता होगा कि किस किस की कंफर्मेशन आ चुकी है किस किस की नहीं है। ये उसके हिसाब से इन पॉइंट्स को भी क्लोज करना है। ऐसे ही ईएसआई की रिकन्सिलेशन जो है, जो भी हमने सैलरी शीट बना रखी है उसके हिसाब से हमारी बुक्स में भी एंट्री वही होनी चाहिए। ऐसे ही सेम पीएफ का होना चाहिए। उसके बाद कैश रिकन्सिलेशन जो है, आपका कोई भी बैलेंस जो है 10,000 एंड अबव ना हो, अदरवाइज वो इनकम टैक्स में डिसअलाउ हो जाएगा। और दूसरी चीज़, आपका कैश नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसका ध्यान रखना होता है हमें। देन जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो जीएसटीआर 1 के अंदर जो सेल की डिटेल है और 3B में जो है वो आपस में मैच होनी चाहिए दोनों। क्रेडिट नोट डेबिट नोट जो भी हैं आपके मंथली बेसिस पे वो कट जाने चाहिए और वो सॉफ्टवेयर में बुक हो जाना चाहिए। देन जीएसटी पेबल जो है वो रिकनसाइल होना चाहिए सेल से, दैट मीन्स ड्यूटी टैक्सेस के अंदर उसकी बुक्स में एडजस्टमेंट होनी चाहिए, प्रॉपर जो पेबल आ रहा है वही पेबल आए जो जमा कर रखा है हमने। और वो डिपॉजिट हो गया है या नहीं वो भी हमें यहाँ पे पता होना चाहिए सो दैट हम इस पर टिक कर सकें। सेम ऐसे टीडीएस पेबल जो स्टैंड कर रहा है वो डिपॉजिट हुआ है या नहीं, तो टीडीएस की रिकन्सिलेशन टीडीएस कंपोटेशन से जो हमने बना रखी है जमा करने के लिए उससे मैच होनी चाहिए और सॉफ्टवेयर में भी वही एंट्रीज होनी चाहिए। देन जीएसटीआर 3 की रिकन्सिलेशन जो है जीएसटीआर 2 से होना चाहिए कि जो 2A के अंदर आ रहा है हमारा वही हमारा 3B के अंदर इनपुट भी हमारे पास अवेलेबल हो, कोई बिल मिस ना हो जाए, इसके लिए हमें आपस में रिकन्साइल करना होता है। देन 26 AS रिकन्सिलेशन आपकी जरूर होनी चाहिए क्वार्टरली बेसिस पे, सो दैट जो भी टीडीएस का इनपुट हमें मिला है हम उसको बुक कर सकें और हमें पता हो कि किस पार्टी ने हमारी पेमेंट काटी तो उसने टीडीएस की रिटर्न हमारे बेसिस फाइल कर दी या नहीं, ताकि वो भी पता रहे हमें। उसके बाद आते हैं सिक्योर लोन स्टेटमेंट रिकनसाइल ऑन मंथली बेसिस। जो भी सिक्योर लोन होते हैं हमारे जो चल रहे हैं जैसे कार लोन वगैरह हैं, वो सारे के सारे उनकी ईएमआई इंटरेस्ट वगैरह मंथली बेसिस पे बुक होनी चाहिए ताकि कोई भी इंटरेस्ट की फिगर हमारी स्किप ना हो और वो बुकिंग एक्सपेंसेस के अंदर आ जाए। टैक्स इनवॉइस जो है वो हमारा परफॉर्मेंस को इनवॉइस के अगेंस्ट कट जाना चाहिए। कई बार क्या होता है वो हम उसकी टैक्स इनवॉइस काटना भूल जाते हैं, परफॉर्मा इनवॉइस के बेसिस पे हम पेमेंट मंगा लेते हैं और वो वैसे स्टैंड करता है। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हैं हमारे, जो भी प्रीपेड वाला पोर्शन है वो एक्यूरेट बुक होना चाहिए सॉफ्टवेयर के अंदर। कई बार क्या होता है हम जो प्रीपेड नहीं होता उसको भी बुक कर लेते हैं टोटल एक्सपेंसेस के अंदर, जिससे क्या होता है स्क्रूटनी वगैरह के टाइम पे हमें उसमें दिक्कत आती है। तो हमें क्या करना चाहिए, बेसिकली जितना प्रीपेड का अमाउंट है उतना हमें प्रीपेड में डाल देना चाहिए एंड रिमेनिंग जो बचता है उसी का एक्सपेंस क्लेम करना चाहिए। अनसिक्योर्ड लोन टैली होने चाहिए हमारे, कोई भी डायरेक्टर्स वगैरह के जो भी लोन स्टैंड करते हैं बुक्स के अंदर उसका हमें ध्यान रखना होना चाहिए। उसके बाद हमें प्रोविजनिंग करनी होती है उन एक्सपेंसेस की जो कि फिक्स्ड होते हैं। सपोज जिसके बिल नहीं आए होते हैं बट हमें पता है वो आने हैं, तो बुक्स क्लोज करने के पॉइंट ऑफ से हमें उसकी प्रोविजनिंग करनी होती है। तो आप इन एक्सपेंसेस को अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपके हिसाब से जिनकी प्रोविजनिंग आपने करनी है और उनके बेसिस पे आपने मंथली में उसकी प्रोविजनिंग कर दी है या नहीं, इसको भी टिक करना होता है हमें। इसका नेक्स्ट है सेम ऐसी प्रोविजन ऑफ इनकम। सपोज हमारी कुछ सेल्स की बिल तो टाइमली बेसिस पे कट जाते हैं, बाकी एनी अदर इनकम, सपोज आपका कोई इंटरेस्ट आना है वो आपको पता ही आना ही आना है, उसका कोई बिल वगैरह नहीं कटता तो आपको वो बुक करना चाहिए। रेंट आना है तो रेंट बुक होना चाहिए, वो चीज़ें आप इसमें बुक कर सकते हैं। देन 26 पॉइंट है आपका लेजर स्क्रूटनी। उसकी सारी चीज़ें होने के बाद हमें लेजर स्क्रूटनी करके देखना होता है कोई चीज़ ताकि मिस ना हो जाए, तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है सो दैट सारी चीज़ें हमारी आंखों के सामने रहें। उसके बाद लास्ट पॉइंट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स इन बीएस। फॉर एग्जांपल फिक्स एसेट्स कोई सेल करा है हमने तो वो उसकी भी एंट्री हो जानी चाहिए, ऐसा ना हो कि वो नेगेटिव में जा रहा हो
तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लास्ट पॉइंट भी देख लेना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो इसमें हमने सारे पॉइंट कवर कर रखे हैं बुक्स क्लोज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी अगर आपको लगता है और कोई पॉइंट आना चाहिए तो आप नीचे इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट हैं इन सब पे टिक होने चाहिए, हर एक मंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्लोज होने चाहिए जिस भी मंथ के लिए आप बुक्स क्लोज कर रहे हैं। और कोई भी पॉइंट अगर इसमें आपका नहीं टिक हुआ है, अनटिक रह गया, दैट मीन्स उसके ऊपर वर्किंग नहीं हुई है और वो अभी आपका इनकम्प्लीट है। तो इसके हिसाब से अगर सारे पॉइंट आपके क्लोज हो जाएंगे दैट मीन्स आपकी बैलेंस शीट भी एक्यूरेट बनेगी और उसमें कोई पॉइंट मिस नहीं होगा। ये होने के बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हमारे राइटअप के हिसाब से क्या है। देन साइन ऑफ बाय balance sheet prepare and give this checklist along with monthly balance sheet for finance review by owner to ensure that all checklist point are considered। अब जो बैलेंस शीट हमने बनाई है साथ में इसके ये लगी होनी चाहिए ताकि हमें पता हो कि कोई चीज़ मिस नहीं है। तो चेकलिस्ट देख के ही हमें पता चल जाएगा कि सारी चीज़ें हो गई हैं। तो जो भी अब फाइनेंशियल इम्पैक्ट आ रहा है बिजनेस के ऊपर या जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोल रही हैं वो सारी की सारी एक्यूरेट हैं। तो ये इंश्योर करेगी कि हमारी मंथली बैलेंस शीट जो बनी है वो 100% कंप्लीट है एंड एक्यूरेट है। तो इस हिसाब से हमारी बुक्स क्लोज होंगी और हमें मार्च के बाद सितंबर तक उसको आगे उसमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बेसिस पे हम अप्रैल के अंदर बुक्स को पूरी तरह से क्लोज करके हम बैलेंस शीट बना सकते हैं पूरे साल की। तो थैंक यू दोस्तों। और अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं query@jsa.net.in पे। थैंक्स।